यस, सो इलस्ट्रेशन 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज का क्वेश्चन फर्स्ट लाइन में ही है इसकी. सो फर्स्ट लाइन पढ़ो. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ द इंटरनेशनल होटल्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2002. ऑथोराइज कैपिटल है divided into 5,000 6% preferences of ₹100 each and 10,000 equity shares of ₹100 each. दोनों आपको अलग अलग लिखना पड़ता है ना, लेकिन शेयर कैपिटल के नोट में. देन सब्सक्राइब कैपिटल क्या है? 5,000 6% प्रेफरेंसेस ऑफ ₹100 each. देन इक्विटी कैपिटल है. परचेसेस ये कहाँ पर जाएगा? परचेसेस वाइन, सिगारेट्स, सिगार्स, परचेसेस ऑफ फूड स्टफ. आप खुद सिगारेट बना के बेच रहे हो या ये स्टॉक इन ट्रेड है आपका? हाँ, करेक्ट. ओके, सो ये परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है. दिस इज नॉट रॉ मटेरियल कंज्यूम. हाँ, सो P&L में जो P&L में पहला एक्सपेंस कौन सा है? रॉ मटेरियल कंज्यूम. दूसरा परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इसमें ये सब जाएगा. वेजेस एंड सैलरीज, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, रेंट रेट्स, टैक्सेस, अदर एक्सपेंसेस, लॉन्ड्री, अदर एक्सपेंसेस. सो टेबल क्लॉथ्स वगैरह होंगे, नैपकिन्स, उसका लॉन्ड्री लगेगा ना. आपका होटल बिजनेस है. फिर आपका वाइन, सिगरेट, सिगार ज़्यादा सेल हुआ है देखो. ओके, अन्न गरजेचं नाही आहे, हे जास्त गरजेचं आहे की नाही. सो उसका सेल ज़्यादा है. ओके, सो सेल्स कहाँ पर जाएंगे दोनों? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. करेक्ट. कोल एंड फायरवुड, आपको बारबेक्यू लगता है ना खाने को, तो कोल एंड फायरवुड लगेगा. एक्सपेंस कहाँ पर जाएगा? अदर एक्सपेंसेस, कैरेज एंड कूलेज, सॉफ्ट ड्रिंक्स लगेंगे आपको, तो कूलिंग के लिए लगेगा ना एक्सपेंस, तो वो कहाँ पर जाएगा? अदर एक्सपेंसेस. सन्ड्री एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस. एडवर्टाइजिंग, अदर एक्सपेंस. रिपेयर्स, अदर एक्सपेंस. रेंट ऑफ रूम्स, अभी ये क्रेडिट साइड को है. हाँ, आपने रेंट लिया है ना लोगों से, कस्टमर रहने को आए हैं होटल रूम पे. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये भी मेन बिजनेस है ना आपका. सप्लाई ऑफ फूड प्लस सेल ऑफ गुड्स प्लस सेल ऑफ सर्विसेज ना. वो अदर इनकम नहीं है, वो भी मेन बिजनेस ही है ना. रूम पे रेंट पे रूम्स देना. बिलियार्ड टेबल है नहीं, बिलियार्ड से भी इनकम आया है आपको, क्योंकि क्रेडिट साइड को है ना. बिलियार्ड टेबल है आपके पास, उसका भी आप रेंट लेते हो, ये अदर इनकम है. हाँ, मेन बिजनेस है का बिलियार्ड टेबल परचेस करके रेंट पे देना. ये तो लोग आ रहे हैं होटल पे और उनका एंटरटेनमेंट करने के लिए बिलियार्ड टेबल है, वो मेन बिजनेस नहीं है ना आपका. कि मैम मैं क्या करता हूँ, 100 बिलियार्ड टेबल्स है मेरे पास, उसको मैंने रेंट पे दिए हैं और मैं यहाँ पे अकाउंट्स के क्लास को आके बैठता हूँ और उधर मेरा इनकम चालू है, रेंट ऑफ बिलियार्ड टेबल. तो वो मेन बिजनेस है आपका. आप इधर, आपका बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड, मैसेजेस आ रहे हैं आपको रेंट के, तो वो मेन बिजनेस हुआ आपका. ये मेन बिजनेस है क्या? बिलियार्ड रेंट पे देना. सो अदर इनकम. मिसलेनियस रिसिट्स, अदर इनकम. डिस्काउंट रिसीव्ड, अदर इनकम. ट्रांसफर फीस, अदर इनकम. सो फॉर एग्जाम्पल आपके गेस्ट थे, वो बीमार पड़ गए, तो मिस्टर XYZ की जगह अभी मिस्टर ABC आ रहा है रूम पे रहने के लिए, तो आपने XYZ से ट्रांसफ़र फी ली. ठीक है, तो वो मेन बिजनेस है कि आपका ट्रांसफ़र फी लेना नहीं. सो अदर इनकम. फ्री होल्ड लैंड बिल्डिंग, PP. फर्नीचर फिटिंग्स,
पीपी, ओपनिंग इन्वेंट्री दी है आपको वाइन, सिगारेट, सिगार्स की एंड फूड स्टफ की भी. चेंजेस इन इन्वेंट्री, हाँ. कैश इन एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश विद बैंकर्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, प्रिलिमिनरी एंड फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस. 2000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 इच, 6% इंटरेस्ट है उसके ऊपर. कौन से कॉलम में है, डेबिट या क्रेडिट कॉलम? क्रेडिट, हाँ. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व्स एंड सर्विसेज, करेक्ट. ट्रेड पेएबल्स, करंट लायबिलिटीज के अंडर ट्रेड पेएबल्स. ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट्स के अंडर. इन्वेस्टमेंट्स नॉन करंट एसेट्स के अंडर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. ओके, लॉन्ग टर्म वर्ड यूज किया है या नॉन करंट वर्ड यूज किया है? नॉन करंट वर्ड यूज किया है. ओके, सो आपको भी नॉन करंट वर्ड यूज कर. इन्वेस्टमेंट्स का दिया नहीं है तो आप क्या करोगे, एजम्पशन करके वो नीचे एजम्पशन लिख दो आंसर में. इफ यू हैव एज्यूम नॉन करंट देन राइट दैट एजम्पशन. इफ यू हैव एज्यूम current then write current, not short. शॉर्ट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ये वर्डिंग आप इनकम टैक्स में देखोगे, बट अकाउंट्स में उसको करंट एंड नॉन करंट लिखना है. ओके, ह्यानी ए म्हणलं की त्यांनी बी म्हणायलाच पाहिजे. कंपनीज ॲक्ट जो वर्डिंग यूज करेगा वही अपोजिट इनकम टैक्स एक्ट यूज करेगा. सो गुडविल एट कॉस्ट, इंटेंजिबल, जनरल रिजर्व, रिजर्व्स एंड सरप्लस. यहाँ पर ट्रायल बैलेंस खत्म हुआ, क्लोजिंग बैलेंस दिए है, वेजेस एंड सैलरीज आउटस्टैंडिंग. इसका बताओ पहले. अदर करंट लायबिलिटीज करे एंड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में ऐड करना है. एंड सेकेंड इफेक्ट करंट लायबिलिटीज में अदर करंट लायबिलिटीज. ओके, सो 2 इफेक्ट्स हो गए. नेक्स्ट, क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ वाइन, सिगारेट्स एंड फूड स्टफ. चेंजेस इन इन्वेंट्री. सो वाइन पहले कितनी थी आपके पास ओपनिंग में? 12,800, अभी है 22,500. सो कितने से इंक्रीज हुआ है? तो उसका क्या करोगे, कहाँ पर लिखोगे वो चेंज? अरे बट पॉजिटिव या ब्रैकेट में? ब्रैकेट में लिखना है, करेक्ट, क्योंकि क्लोजिंग बड़ा है ना. एंड ओपनिंग बड़ा है नम्रता, तो ओपनिंग बैलेंस बड़ा है तो नॉर्मल लिखना है, अदरवाइज ब्रैकेट में ना. सो यहाँ पर 22,500 माइनस 12,800. हाँ, ये 9,700 ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा. चेंजेस इन इन्वेंट्री, क्योंकि वो एक्सपेंसेस साइड को होती है ना. हम डेबिट क्रेडिट साइड नहीं बोलेंगे क्योंकि वर्टिकल स्टेटमेंट है, तो इनकम इज ऊपर एंड नीचे इज एक्सपेंसेस. सो एक्सपेंसेस साइड को ये अमाउंट आपको ब्रैकेट में लिखनी पड़ेगी क्योंकि क्लोजिंग ज़्यादा है. एंड और क्या था आपके पास? फूड स्टफ का लो डिफरेंस 5260 इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज 16,400. लोकांनी खाणंच सोडलं, इतना क्लोजिंग है. 16,400 माइनस 5,600.
नहीं 5260 11,140 ओके. सो 11,140 अगेन क्लोजिंग ज़्यादा है तो क्या करना है, ये भी ब्रैकेट में लिखना है. ठीक है, 11,140. फिर ये बता, और इसका सेकेंड इफेक्ट, ये तो एक इफेक्ट बता आपने चेंजेस इन इन्वेंट्री. हर एक के दो इफेक्ट्स होते हैं. इसका जैसे बताया आपने एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में ऐड करोगे एंड करंट लायबिलिटीज में अदर करंट लायबिलिटीज. सो इसके दो इफेक्ट्स बताओ. एक बताया आपने चेंजेस इन इन्वेंट्री में, बॅलन्स शीट में ॲसेट साईड को अंडर इन्व्हेंटरी. आपण बराच वेळ लावला असं नाही वाटलं आपल्याला कोणालाच. अपन CA इंटरमीडिएट ला आलो है. आपने बहुत टाइम लगाया ऐसे नहीं लग रहा आंसर देने में. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ 11th स्टैंडर्ड एंड यू आर इन CA इंटरमीडिएट एंड एवरीवन इज थिंकिंग व्हाट इज द सेकेंड इफेक्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री. सो ऐसे क्यों हुआ पता है आपको? आप होशियार नहीं हो ये रीजन नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन प्रॉब्लम. दिमाग में और कुछ चालू है. काय बॅलन्स शीट वेगळी आहे म्हणून काय होणार आहे? ॲसेट साईडलाच येणार ना क्लोजिंग इन्व्हेंटरी. तू व्हर्टिकल कर, T मध्ये कर, U फॉर्म मध्ये कर, A फॉर्म मध्ये कर. चेक करो फुल कॉन्सेंट्रेशन है या कुछ अलग सोच रहे हो. क्योंकि फुल कंसंट्रेशन है तो इतना टाइम लग ही नहीं सकता. इस टाइम पास चल रहा है ये पूरा. ट्रायल बैलेंस का सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं. ये आइटम इधर जाएगा, वो उधर, वो इधर. अदर एक्सपेंसेस बताने में भी कितना टाइम ले रहे हो आप? 5 एक्सपेंस थे वो. रॉ मटेरियल, कंज्यूम, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. उसके बाद क्या था? चेंजेस इन इन्वेंट्री. ये तीनों हिलेंगे क्या खुद से? वर्कर्स लगेंगे ना हिलाने के लिए. तो वो वर्कर्स को क्या देना है? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस. फिर एम्प्लॉय को क्या देना है? सैलरी. तो उसके लिए क्या लगेगा? लोन, मतलब फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंशियल एक्सपेंस. फिर सिर्फ एम्प्लॉय एंड गुड्स होके चलेगा क्या? रास्ते पे बैठोगे क्या? एसेट्स लगेंगे, मतलब क्या आया? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस. ये सब होने के बाद बहुत पैसा हो गया, इसलिए इंटीरियर हर साल मैं इंटीरियर चेंज करती हूँ. अदर एक्सपेंस. सो ये 6 नहीं है तो अदर एक्सपेंस है ना. सो एडवर्टाइजमेंट, रेंट, रेट्स, कैरेज, वो फायरवुड, कोल, ये फटाफट बताना चाहिए आपको अदर एक्सपेंस. अभी डेप्रिसिएशन के 2 इफेक्ट्स बताओ. असेट मधनं मायनस. हाँ करेक्ट. डिडक्ट फ्रॉम आणि एसेट्स P&L एंड डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस में 5% पर एनम. लैंड एंड बिल्डिंग 2% पर एनम. ठीक है, ओके. लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर जाके देखो जरा ट्रायल बैलेंस में. ठीक है, उसके ऊपर कुछ ये नहीं है, परचेस सेल कुछ नहीं है. सो जो अमाउंट है डायरेक्टली उसके ऊपर परसेंटेज लगाना है फुल ईयर का. The equity capital on 1st April 2001 stood at 7,20,000, that is 6,000 shares fully paid and 2,000 shares 60 paid. So 6,000 fully paid मतलब 100 रुपीज़ आ गए ना 6,000 shares पे, मतलब कितना हुआ 6 lakh and 2,000 पे 60 आए मतलब 1,20,000. So total 7,20,000. The directors made a call of ₹40 per share on 1st October 2001. A shareholder could not pay the call on 100 shares. So उसको आप क्या बोलते हो? Calls in arrears, and his shares were then forfeited and then reissued at ₹90 per share as fully paid. The directors declared a dividend of 8% on equity shares
on 2nd April 2002, transferring any amount that may be required from general reserve. So देखो हमने पेमेंट ऑफ डिविडेंड के प्रोविजंस अभी तक सीखे नहीं है, बट मैंने ये बताया था कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले कुछ अमाउंट एज पर लॉ जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र करनी पड़ती है. ओके, कंपनीज एक्ट में ही लॉ किया है, नहीं तो लोग क्या करेंगे, चलो प्रॉफिट हुआ है डिस्ट्रीब्यूट कर लो, पार्टी करो. सो डिविडेंड पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, आपको जितना कंपनी को प्रॉफिट हुआ है वो पूरा डिविडेंड थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हो गया. एंड आगे जाके जब फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे तब प्रॉब्लम होगा. तो कंपनीज एक्ट ही बोलती है कि इतना इतना पहले जनरल रिजर्व को डालो आप, देन जो कुछ डिविडेंड वगैरह देना है वो दो. अगेन ये एक्ट में क्यों बताना पड़ता है, वो बोलेंगे हमारे पैसे हम कुछ नहीं, आप कौन हो. लेकिन पब्लिक मनी इज इन्वॉल्व, एंड जिसका पैसा इन्वॉल्व है वो डे टू डे देखने को जा रहा है क्या बिजनेस, नहीं. सो ये मेन बेस है पूरा कंपनीज एक्ट का, कि जो शेयर होल्डर्स है जो डे टू डे बिजनेस में नहीं देख रहे हैं, एंड दे आर डिपेंडेंट और दे आर रिलाइंग ऑन द डायरेक्टर्स डिसीजन. सो दैट कंपनीज एक्ट इज गिविंग प्रोटेक्शन टू डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स. सो उस एंगल से अपने कंपनीज एक्ट को देखा कि इट इज़ गिविंग प्रोटेक्शन टू शेयर होल्डर्स, तो आपको पूरा एक्ट इजीली समझता है. हर प्रोविज़न उसी एंगल से ही है, क्योंकि डायरेक्टर्स कुछ भी कर सकते हैं. डायरेक्टर्स तो पता है हम 4 डायरेक्टर्स से करो कुछ भी, करोड़ों रुपया यही है पब्लिक से. ओके, सो इसलिए कंपलसरी किया है जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र करना. अगर कंपनीज एक्ट में नहीं है, हर कंपनी बोलती है हमारे पैसे हम कुछ भी करेंगे, ऐसे हर कंपनी ने बोला, ओके, तो प्रॉब्लम होगा फिर, क्योंकि लोग हार्ड अर्न मनी शेयर मार्केट में डाल रहे हैं और डूब रहे हैं. करेक्ट. सो इसलिए ट्रांसफ़र टू रिजर्व या एज पर लॉ करना पड़ा. आइडियली सोचो, आप ओनर हो, पार्टनरशिप में पार्टनर हो, तो आप 4 पार्टनर्स डिसाइड करोगे ना कि ये प्रॉफिट शेयर करना है चारों में, या जनरल रिजर्व में रख के फर्म में ही रखना है बिजनेस में. ये डिसीजन किसका होगा, जनरली ओनर्स का. बट कंपनी के केस में वो ओनर्स को डिसीजन दिया ही नहीं है, तुम्हें अक्कल नहीं लावायचे, कंपनीज एक्ट जो बता रहा है वो फॉलो करना है. एंड तुमची अक्कल समझ ली हमारा, इसकी वजह तो इतने फ्रॉड हुए ना. सो जितने डायरेक्टर्स फ्रॉड करेंगे उतना आपका कंपनीज एक्ट बढ़ते जाएगा. सो ये एक ही एक्ट है आपको कि जो तीनों लेवल्स पे है, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, ख़त्म ही नहीं होता एक्ट, क्योंकि फ्रॉड्स ही ख़त्म नहीं होते. तो इतना डिटेल लॉ प्रिपेयर करना पड़ रहा है. अभी ये लॉजिकल लग रहा है क्या कि लॉ बता रहा है कि आपका प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है जनरल रिजर्व को, मेरा प्रॉफिट है मैं कुछ भी करूँगी इसका. बट सोल प्रोपराइटर नहीं है ना कुछ भी करने के लिए, कंपनी है, तो लॉ को बताना पड़ रहा है तुम जो प्रॉफिट कमाओगे ना उसका 10% पहले जनरल रिजर्व में डालो एंड देन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करो. ओके, ये क्यों करना पड़ा, बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ द फ्रॉड्स. ठीक है, एंड नॉट इन भारत ओनली, ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो कुछ कंपनी में फ्रॉड्स हुए हैं, ओके, वो सारे इमेजिन कर करके एक्ट बनाया है. फिर भी और इमेजिनेटिव है लोग. सो पूरा एक्ट होने के बाद भी वो लूप होल्स ढूंढ के वहाँ से भी फ्रॉड हो रहे हैं. ओके, आपने आर्टिकल 370 में देखा ना कैसे इमेजिनेशंस उन्होंने लिख के रखे थे कि 5 अगस्त को क्या 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 हो सकता है, एंड देन उन्होंने प्लान बनाया. तो वैसे ही क्या 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 फ्रॉड कर सकते हैं ऐसे पहले बैठते हैं लोग, एंड देन प्रोविजन क्रिएट होती है. ओके, कि रिटर्न फाइल नहीं कर रहे ये पेनल्टी, और क्या फॉल्ट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं वो पेनल्टी, डिविडेंड पे नहीं कर रहे वो पेनल्टी. सो फॉल्ट इमेजिन करो एंड लॉ बनाओ. ओके, बट फॉल्ट करने वाले लॉयर से आगे है, LLM एडवोकेट से आगे है. आपने इतने बनाए
और भी एक फ्रॉड कर सकते हैं हम, आपने कवर ही नहीं किया है वो एक्ट में, अभी हम करके दिखाते हैं आपको। फिर आप अमेंडमेंट निकालो एंड देन अमेंडमेंट आने के बाद आप केस फाइल करो, तब तक हम मर जाएंगे नेचुरली आपका सब होने तक। सो अभी ये सारा उन्होंने डाला है कि इस बच्चे को सीए फाउंडेशन का कुछ याद आ रहा है क्या, देखते हैं। हाँ, इंटरमीडिएट में पूछा है तो फॉरफीचर वगैरह ऐसे कुछ वर्ड्स बचपन के याद आ रहे क्या। सो यहाँ पर क्या हुआ है, 2000 शेयर्स पे क्या है, 60 ही पेडअप था, 40 का कॉल किया डायरेक्टर ने, बट 100 शेयर्स वाले नहीं पे करूँगा कॉल, तो कंपनी भी बोली फिर शेयर्स भी भूल जाओ। ओके, सो 2000 में से 1900 शेयर्स पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सो 1900 इंटू 40 करो, वो पैसे आपको रिसीव हुए हैं। कॉल मनी रिसीव्ड एंड नॉट रिसीव्ड दोनों बताओ। दिस इज रिसीव ना, नॉट रिसीव्ड 100 इंटू 40 ना, $4000। सो आइडियली आपको 80,000 आने चाहिए थे ना, 2000 शेयर्स पे 40, बट आपको 76 ही आ गए। सो ये कॉल सिनेरियोस था, बट इसको आपने क्या किया, 4000 अमाउंट को फॉरफिट, हिच शेयर्स वेर देन फॉरफिटेड एंड रीइशूड एट ₹90 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। सो फॉरफिट की एंट्री करते हैं पहले, आपको एग्जाम में एंट्री नहीं करनी है, बट रिकॉल करने के लिए फॉरफिट मतलब कैंसिल हो गए ना इसके शेयर। सो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 शेयर्स इंटू 100 रुपीज़ ना, जितना कॉल्ड अप अमाउंट है उतना डेबिट करना है, पूरा ही कॉल्ड अप था। टू फॉरफिटेड शेयर्स, कितने रुपए आए थे उस शेयर्स पे, 60 इंटू 6000, एंड उसने कॉल मनी नहीं दिया ना, लास्ट कॉल टू फाइनल कॉल या टू कॉल सिनेरियोस, क्या लिखना है आपको, फाइनल कॉल और कॉल सिनेरियोस, ये आपको लिखना है क्या, ये पूरे लाइफ में आपके, आप लास्ट टाइम सुन रहे हो। हाँ, फिर कौन बताएगा, आपने अगर रिकॉर्डेड देखा तो आपको फिर से चांस मिलेगा, बट मैं लास्ट टाइम बता रही हूँ। आपकी एग्ज़ाम नवंबर में है, आपको ये याद रहेगा कंफर्म हमने क्या किया है, अभी नहीं, नवंबर में। ओके, तो री इशू ऑफ शेयर्स की एंट्री बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट, सारे री इशू हुए क्या। सो 100 शेयर्स इंटू कितने पैसे मिले, 90। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, आपको सिर्फ अकाउंट सब्जेक्ट नहीं है ना, 6 सब्जेक्ट्स है या 8 है, या 8 है, 8 है। GST and income tax are different. FM and SM are different. To share capital 10,000. Equity share capital. आता पुढं काय, हो बताओ एंट्री। ओके ओके, सो अमाउंट ठरती है का, ठरली का 5000। सो ये एंट्रीज पूछे है कि आपको पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर एंड री इशू 5 मार्क्स। गए हो ना वो दिन, आपके गए, मेरे नहीं गए, मॉर्निंग में यही सिखा के आई हूँ। हाँ, तो एंट्रीज तो पूछे नहीं है, मतलब फाइनल अकाउंट्स में ट्रीटमेंट पूछी है। सो आपका फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का क्या है, बैलेंस 0 हो गया ना।
शेयर कैपिटल जो पहले क्रेडिट किया उसको आपने डेबिट किया, तो ये भी गया। जब आपने कॉल किया था, करेक्ट, तब फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ऐसे एंट्री करते कॉल के टाइम, एंड जब पैसे रिसीव होते हैं तो बैंक टू फाइनल कॉल, एंड पैसे नहीं रिसीव हुए तो कॉल्स इन एरियर्स टू फाइनल कॉल, तो ये भी नील हो गया है। हाँ, ये बैंक में पैसे आ गए तो 9,000। सो ये कब हुआ है सब? फॉरफीचर री इशू डेट क्या है? डे 1 को ही चल रहा है क्या ये? तो डे 1 को ही आपको 9,000 आ गए ना, करे? तो आपका जो बैंक बैलेंस दिया है ट्रायल बैलेंस में, वो कौन से डेट का दिया है? फर्स्ट अक्टूबर को कॉल किया, बट बिफोर ईयर एंड हुआ है क्या? सो आपके पास जो बैंक का बैलेंस है ट्रायल बैलेंस में, वो कौन से डेट का है ये? उसके पहले 9,000 आए हैं क्या आपको? आए हैं ना उसके पहले, तो इस बैलेंस में वो इंक्लूड है, तो इसका कुछ नहीं करना है, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट 9,000 का। फिर किसका क्या करना है? फाइनल अकाउंट्स में क्या इफेक्ट आएगा? कैपिटल रिजर्व 5,000 रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर, एंड शेयर कैपिटल में आपका पहले के कितने शेयर्स थे फुल्ली पेड वाले? 6,000 फुल्ली पेड एंड 2,000 8,000, क्योंकि 2,000 को भी री इशू करके आपने फुल्ली पेड कर ही दिया ना, ठीक है? तो शेयर कैपिटल में तो वैसे ही रहेगा ना 8,000 का। सब्सक्राइब कितना था? हाँ, ये मग रॉंग अकाउंटिंग होईल ना, मग त्यांनी रॉंग केलंय, मग ते करेक्ट करायची जबाबदारी कोणाची आहे? बट कितने शेयर्स है तुम्हारे पास? एट लाख, आणि इधर कैपिटल रिजर्व 5,000। एक तनय को क्वेश्चन पूछते हैं। तनय, अगर शेयर्स मैंने री इशू नहीं किए तो वो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ही रह जाएंगे ना ये, तो वो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस रहेगा 6,000 का, तो वो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में जो क्रेडिट बैलेंस है वो बैलेंस शीट में किधर दिखाते हैं? सिर्फ तनय को क्वेश्चन है, एक्सक्लूसिव फॉर री इशू होने के बाद कैपिटल रिजर्व आता है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि हमने सारे शेयर्स री इशू नहीं किए हैं, कुछ री इशू किए, तो जितना री इशू किया है उसके ऊपर ही प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट ऑन री इशू दैट यू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, बट बाकी के जो री इशू नहीं हुए हैं वो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में रहते हैं। वो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का बैलेंस कहाँ पर होता है? बैलेंस शीट में।
पण एंट्रीत तर ते क्रेडिटला गेलं ना. फॉरफीचर के एंट्री में फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट क्रेडिट किया है, सो क्रेडिट बैलेंस है. करेक्ट. आहे ना. हां, कुठे लायबिलिटी खूप आहे रे. कोणाचा पैसा आलाय हा तुला? सप्लायर्स कडून आलाय, क्रेडिटर्स कडून. हां, म्हणजे कुठे येतं ते? लायबिलिटी साईडला शेअर होल्डर्स कडनं आलेला पैसा. हां हां, करेक्ट. ओके, फाउंडेशन का मॉड्यूल ओपन करो जाके, उसमें कंपनी अकाउंट्स करके चैप्टर था ना, उसमें फॉरफिटेड शेयर्स का बैलेंस हम कहाँ पर लिखते थे? शेयर कैपिटल में. करेक्ट. नहीं, वो भी ये बताएंगे ना, इनको पता है क्योंकि ये 3 बजे तक सोए नहीं थे ना रात को, तो इन्होंने कल अटेंड किया है, सो इनको पता है ना. कैपिटल रिजर्व सरप्लस में जाता है या शेयर कैपिटल में? रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है कैपिटल रिजर्व. ओके, सो आप कितने बजे सोते हो जरा एक एक बार ये नम्रता? 12, 11:30. सुकेश? रात के 2 बजे. तो मतलब टैक्स तो ऊपर ही जाता होगा लेक्चर में, जाता है अंदर ही. ओके. आकांक्षा? 10:30. तो पूरा अंदर जाता होगा तुम्हें. जिया? श्रुति? मैथ्स कब तक गया है? नहीं, लेक्चर स्टार्ट होने के बाद, इंटरमीडिएट के लेक्चर स्टार्ट होने के बाद. हाँ, तब नहीं गया ना कुछ, तब बहुत एक्सटेंड नहीं हुआ ना लेक्चर स्टार्ट होने के बाद, मतलब आफ्टर 19 फेब. सिद्धांत? 12. अभी तने बताएगा वो कितने बजे सोता है. तो वो जल्दी नहीं उठ के हो सकता. उल्टा किया तो 3 बजे तक सो के 4 बजे लोग उठते हैं. हाँ, तो मॉर्निंग में फास्ट होता है. जो लेट तुम पढ़ते हो ना, मतलब आधा घंटा जिसको लगेगा ना, वो मॉर्निंग में 15 मिनट में होता है पढ़ के, ब्रह्म मुहूर्त पे. तो वो साइकिल उल्टा जो हो रहा है ना, उसको एंटी क्लॉकवाइज जो है वो क्लॉकवाइज करो, क्योंकि कैसे है, प्रॉब्लम तुम्हें ही होगा. लेक्चर्स इंटरमीडिएट के मिस होना एंड 11-12 के मिस होना, इसमें डिफरेंस है. ये पूरा P है यहाँ पर, P एंड क्रॉस. P इज प्रेजेंट, क्रॉस इज एब्सेंट. सो ये 11 कॉमर्स का चलता है, क्रॉस वाला. इधर क्रॉस हुआ तो अटेम्प्ट ही क्रॉस होगा. ओके, क्योंकि इसका टाइमिंग क्या होता है 11th का क्लास का टाइमिंग? हाँ, 1 आवर हार्डली. ओके, उसमें भी टाइम पास करते करते इफेक्टिव 30 मिनट्स का स्टडी, 30-35 मिनट्स का स्टडी एक दिन का गया. तो बहुत कुछ है क्या? 11 तो रेस्ट ईयर है. बट इधर का क्लास टाइमिंग क्या है? 12 to 7:30 का गया. 7 आवर्स 30 मिनट्स में से 6 आवर्स पकड़ के चलो इफेक्टिव स्टडी का टाइम. 6 आवर्स का गया, एक दिन गया मतलब 6 आवर्स का गया, तो नुकसान कितना होगा? वो चैप्टर इस पूरा नुकसान, क्योंकि वो पूरा चैप्टर जाता है. फिर जब तक नया चैप्टर नहीं आ जाता तब तक जाके फायदा भी नहीं है, और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बीच से गए ना तो और टेंशन बढ़ेगा कि कुछ भी नहीं आ रहा है. सो स्किप दैट चैप्टर एंड कम व्हेन न्यू चैप्टर विल स्टार्ट, and prepare that chapter afterwards through recordings.
क्योंकि बीच से ही गए तो ज़्यादा टेन्शन आ जाएगा की काय चाललंय काहीच कळत नाही आहे, उगाच चालू आहे, झोपलो असतो, एक मूवी झाली असती 3 तासात. ओके. सो वो जो 8,05,000 है वो कौन से है? 5,000 यहाँ तक एंट्री हो चुकी है एंड ट्रायल बैलेंस करके हो गया, और ये एंट्री बाकी थी ना, ये एंट्री बाकी थी. ट्रायल बैलेंस यहाँ पर हो गया, इतने एंट्रीज कर लिए, फिर उसका लेजर पोस्टिंग किया एंड ट्रायल बैलेंस हो गया. फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट जो कहाँ पर होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, मतलब शेयर कैपिटल का जो नोट 1 होता है ना, उसमें ये फॉरफिटेड शेयर्स किस में ऐड करते हो आप? पेड अप शेयर कैपिटल में फॉरफिटेड शेयर्स की अमाउंट ऐड करते हो एंड फिर 8,05,000 बाहर आता है, वो आप बैलेंस शीट में लिखते हो. तो वो वैसे लिख दिया उन्होंने. तो अभी आपको क्या एंट्री करनी है? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. तो आपका शेयर कैपिटल 8 लाख का हो गया एंड 5,000 आपने कहाँ पर लिखे? रिजर्व्स एंड सरप्लस. सो ये एंट्रीज लिखो रफ में. दीज आर पास्ट बिफोर ट्रायल बैलेंस, इसलिए इसके इफेक्ट्स आ गए हैं ना ट्रायल बैलेंस में. एंड ये एंट्री सिर्फ पेंडिंग थी. और कुछ एडजस्टमेंट्स है इस क्वेश्चन में? वही था ना, बाकी तो नॉर्मल था. डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग इन्वेंट्री, वेजेस आउटस्टैंडिंग. हो गया है ना कंप्लीट? एक काम करो, इंटरेस्ट के बारे में क्या है? 2 लाख डिबेंचर्स है तो इंटरेस्ट दिया है क्या? 2 लाख पे 6% कितना होता है? 12,000 का इंटरेस्ट किधर भी नहीं दिया ना उन्होंने एक्सपेंसेस में. ओके. तो ये आपको याद है हिडन एडजस्टमेंट करके आता था एक, तो वहाँ पर लिखो 6% के बाजू में इट्स अ हिडन एडजस्टमेंट. 11th का याद आ रहा होगा आपको. इसके 2 इफेक्ट्स बताओ. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, अमाउंट आपने बताई करेक्ट 12,000. फाइनेंस कॉस्ट करंट लायबिलिटीज में, हां पण त्याच्यात कुठे ट्रेड पेएबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, अदर करंट लायबिलिटीज. करेक्ट. और कुछ है हिडन? डिविडेंड, बट वो पे किया है क्या? ये देखो, ये वेजेस एंड सैलरीज आउटस्टैंडिंग जो एडजस्टमेंट में था अदर करंट लायबिलिटीज में, एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो आपने बताया वो भी आउटस्टैंडिंग है 12,000. एंड फाइनेंस कॉस्ट में भी गया होगा ना इधर. फाइनेंस कॉस्ट का 17 नंबर की नोट है यहाँ पर 12,000.
एंड वो फाइनल डिविडेंड जो डिक्लेयर किया है वो सिर्फ डिक्लेयर किया है. प्रेफरेंस डिविडेंड का क्या करना है? नहीं दिए उन्होंने इफेक्ट्स. आपको 2 टाइप्स पता है क्या प्रेफरेंस शेयर्स के? क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव. सो ये क्या है? क्यूमुलेटिव. सो डायरेक्टली एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन यू विल गेट द प्रेफरेंस डिविडेंड. सो क्वेश्चन में स्पेसिफिक दिया नहीं है ना, तो कुछ मत करो प्रेफरेंस डिविडेंड का. हिडन एडजस्टमेंट का लॉजिक उधर नहीं लगाना है. Because it is due at the time of redemption, it's not due now, it's cumulative. नॉन क्यूमुलेटिव का दिखाना पड़ता है पेएबल, बट हम एज्यूम ही क्यूमुलेटिव कर रहे हैं. सो स्पेसिफिक एडजस्टमेंट्स में दिया है कि प्रेफरेंस डिविडेंड टू बी डिक्लेयर्ड एंड पेएबल. To be declared नहीं, is declared and is payable. Is declared and is payable. Then only you will give the 2 effects. Okay, 5 minute break लो and then we will go to illustration 5. Yes, so illustration 5. From the following particulars furnished by Pioneer Limited, prepare balance sheet as at 31st March 2001 as required by Schedule 3 to the Companies Act. Give notes at the foot of the balance sheet as may be found necessary. So equity capital face value 100. शेयर कैपिटल नोट 1. कॉल्स इन एरियर्स. हाँ, शेयर कैपिटल के नोट्स में डिडक्ट फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल. कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर्स इज पेड अप कैपिटल. करेक्ट. सो 10 लाख माइनस 1000, 9,99,000. लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, पीपी. जनरल रिजर्व, रिजर्व्स एंड सरप्लस. लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स की भी दी है एंड रॉ मटेरियल की भी इन्वेंट्री दी है. रॉ मटेरियल की कहाँ पर जाएगी? रॉ मटेरियल कंज्यूम में. एंड फिनिश गुड्स की चेंजेस इन इन्वेंट्री में. प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन. ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट्स के अंडर. ये एडवांसेस डेबिट साइड को है. हाँ, मतलब रिसीवेबल है, मतलब आपने किसी को एडवांस दिया है उससे रिसीवेबल है. शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस करंट एसेट्स के अंडर. डिविडेंड पेएबल करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व सरप्लस. कैश बैलेंस, कैश एट बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. लोन्स लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. ट्रेड पेएबल्स फॉर गुड्स एंड एक्सपेंस. करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल्स. द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन: 2000 इक्विटी शेयर्स वेर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. करेक्ट. नोट शेयर कैपिटल के नोट में लिखना होता है ना ये, आउट ऑफ द अबाउ 2000 शेयर्स वेर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. ओके. हाइलाइटर है तो हाईलाइट करो इसको. एंड ये कॉल सिनेरियस माइनस किए हैं, इसको भी हाईलाइट करना है तो करो. कॉल सिनेरियस पता है ना सिद्धार्थ? डिडक्ट फ्रॉम शेयर कैपिटल.
ये कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्यों दिए हैं? बिल्डिंग इधर 4 लाख दिख रही है, ट्रायल बैलेंस में 3,50,000, प्लांट मशीनरी 7 लाख एंड यहाँ पर प्लांट मशीनरी 525, फर्नीचर 62,500, यहाँ पर क्लोजिंग फर्नीचर 50,000। करेक्ट, डेप्रीसिएशन है, दो इफेक्ट्स। P&L में डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस के नोट में एंड डिडक्ट फ्रॉम, हाँ पीपी के नोट से। हाँ, फोर्थ पढ़ो। यस, क्या करना है 7,500 का? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। करेक्ट, करंट लायबिलिटीज में अदर करंट लायबिलिटीज में दिखाना है 7,500 एंड डिडक्ट फ्रॉम 1,50,000 से डिडक्ट करना है। लोन अकाउंट विथ स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये लोन अकाउंट किधर है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में है ना, तो वहाँ से 7,500 लेस करोगे एंड कहाँ पर दिखाओगे? करंट लायबिलिटीज में अदर करंट लायबिलिटीज। ठीक है। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू का डिफरन्स? हाँ, आणि ॲक्युरूड म्हणजे उस दिन को। सो अगर 2 बार करना है इंटरेस्ट का पेमेंट, 6 मंथली होता है ना, 30 सितंबर एंड 31 मार्च, तो साल के ये 2 दिन इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू है, बाकी 363 डेज इंटरेस्ट एक्रूड है बट ड्यू है क्या? बट नॉट ड्यू फॉर 363 डेज एंड फॉर दैट 2 डेज जो ड्यू डेट्स है इंटरेस्ट पेमेंट के 30 सितंबर एंड 31 मार्च, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये तो तुमने बताया ना, करंट लायबिलिटीज में अदर करंट लायबिलिटीज में जाएगा एंड ड्यू वाला करेक्ट सेम है। और ये आपको कहाँ पर दिया हुआ है? ये सब ज्ञान इशू ऑफ डिबेंचर्स करके एक यूनिट था ना आपको कंपनी अकाउंट्स में, उसमें ये सब लिखा हुआ है जो मैंने अभी बोला वो सब। हाँ था ये, इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू था ये, वो तो पूरा इग्नोर्ड ही यूनिट है। सो आगे जाके जब प्रैक्टिकल लाइफ में डिबेंचर्स की ट्रीटमेंट आएगी ना, BOS नॉलेज पोर्टल ओपन करना पड़ता है वहाँ पर PWC में बैठ के, ऐसे कोई देख नहीं रहा है ना BOS ओपन किया है मैंने याद नहीं आ रहा है। हाँ पुस्तक ट्रॉली नेणार का? वीणा वर्ल्ड बैग भरो निकल पड़ो ऑफिस को। लंच ब्रेक में करना है सब, जब रहते हैं तो बाहर। क्या डाउट है प्राजक्ता? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म नहीं है ना, वो शॉर्ट टर्म है, ड्यू एक्रूड है, पे करना है ना अभी, इसलिए वो करंट लायबिलिटी में आ जाएगा उधर से, लॉन्ग टर्म बोरिंग से। और इसका क्या करोगे सिद्धांत? हाँ नहीं नहीं, स्ट्रिक्ट है,
Floating means it floats on all assets. It's strict against plant and machinery. हाँ हो. There is a floating charge on all assets. Then the loan is secured by all assets. Then it's floating charge. It's you if we do not pay the loan or interest, they cannot take your building or furniture. They have to take only plant machinery because it's hypothecated against plant machinery, not all assets ना. ह्याचं करायचं काय? CBSE म्हणून तुला विचारलं की नाही? तू बरोबर सांगतोय सेक्युअर्ड लोन. हाँ करेक्ट करेक्ट. लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का जो नोट है वहाँ पर ये ट्रीटमेंट है उसकी, उस एडजस्टमेंट की. सो ये दिखना चाहिए, ये ब्रैकेट हाफ मार्क, दिस ब्रैकेट हाफ मार्क, ऐसे 1 मार्क मिलेगा. बाकी के अनसेक्योर्ड है ना, ये सेक्योर्ड है. ठीक है. एंड अदर करंट लायबिलिटीज में ये आ गया आपका 7,500 एंड डिविडेंड पेएबल. ये fifth, again this is a question for Siddhant. Balance at bank includes 2,000 with Perfect Bank Limited, which is not a scheduled bank. हाँ करेक्ट, वेरी गुड. सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा ये. ओके. सो कैश या बैंक बैलेंस भी लिख रहे हैं हाँ आजकल वो. सो 9th नोट में ये विथ अदर बैंक्स, परफेक्ट बैंक इज नॉन शेड्यूल्ड बैंक एंड ये शेड्यूल्ड बैंक्स है. सो टोटल नम्रता ट्रायल बैलेंस में 2,47,000 है क्या बैंक बैलेंस. उसमें से 2,000 इधर, तो बाकी का शेड्यूल्ड बैंक में है. शेड्यूल्ड मीन्स नेशनलाइज मीन्स शेड्यूल. करेक्ट. सो शेड्यूल में अगर नाम है उस बैंक का तो वो शेड्यूल्ड बैंक है, नहीं है नाम तो अनशेड्यूल्ड है. कौन से शेड्यूल में, कौन से एक्ट के, ये जैसे शेड्यूल 3 देख रहे हो ना आप, कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3, वैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का जो शेड्यूल होगा उसके लिस्ट में आपके बैंक का नाम है तो आपकी बैंक शेड्यूल्ड है, नहीं है तो अनशेड्यूल्ड है. नहीं नहीं, शेड्यूल मीन्स शेड्यूल में है वो उस बैंकिंग एक्ट के, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के. नेशनलाइज मतलब नेशनल, नेशन वाइड है वो बैंक, तो वो नेशनलाइज्ड बैंक हो गई. नेशन वाइड है तो पंजाब नेशनल बैंक नेशन वाइड है. बैंक ऑफ महाराष्ट्र नाम बैंक ऑफ महाराष्ट्र है बट नेशन वाइड है. ओके. अभी इसमें पीपी का ऐसे आपको ये करना है. ये 4 लाख क्लोजिंग था जो ट्रायल बैलेंस में दिया था ना 4 लाख, एंड एडजस्टमेंट में 3,50,000 दिया था, या ओपनिंग 4 लाख दिया था एडजस्टमेंट में, एंड ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग होगा ना 3,50,000, तो 50 बैलेंसिंग फिगर बैलेंसिंग फिगर बैलेंसिंग फिगर डेप्रीसिएशन के आगे. ओके. ये सेक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऐसे लिखना था. एंड यहाँ पर आउट ऑफ द अबाउ 2,000 शेयर्स हैव बीन इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश. ठीक है. लास्ट वन, द कंपनी हैड कॉन्ट्रैक्ट फॉर द इरेक्शन ऑफ मशीनरी, दैट इज इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एट
1,50,000 which is still incomplete. आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है मशीन इंस्टॉल करने का, वो कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है। आज 31 मार्च आ गया, आपके मशीनरी का नहीं चल रहा है, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, आप इंस्टॉलेशन वाले लोग हो, आप इंस्टॉल भी करोगे और पेमेंट भी करोगे या पेमेंट रिसीव करोगे? नहीं, एसी इंस्टॉल होने के बाद ही मैं पेमेंट करती हूँ, पहले नहीं। एडवांस भी नहीं मिलेगा कुछ। आप एडवांस लेके भाग गए तो, और वो एसी हाथ में आ गया मेरे। यू मेक दी पेमेंट आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ द एसेट ना, करेक्ट? आपके घर पे एसी जब लगता है तब आप एडवांस देते हो या पहले एसी लगाओ देन आई विल मेक दी पेमेंट? लगाने के बाद। सो दिस इज इनकम्प्लीट। आज 31 मार्च आ गया, एसी जैसा नहीं था कि आधे घंटे में लग जाएगा वाला, बड़ा मशीनरी है जिसको इंस्टॉल करने के लिए एक दिन भी काफ़ी नहीं है, तो वो वाला कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है। तो आपको पैसे कब मिलने वाले हैं? उसके कंप्लीट होने के बाद। है क्या? कंप्लीट नहीं हुआ तो 1 अप्रैल को अर्थक्वेक आ गया, गया मशीनरी पूरा। रिसिवेबल कब बोलोगे? झालंय लावून आता द्या पैसे। झालंय लावून इज द पॉइंट एट विच इट बिकम्स रिसिवेबल। AS9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन में आप ये सीखोगे, द पॉइंट एट विच यू कैन क्लेम द अमाउंट फ्रॉम द कस्टमर। सो ये सिर्फ यूजर्स को पता होना चाहिए कि हमें एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसका 1.5 लाख आ सकता है अगर हमने उसको कंप्लीट किया तो। सो इट्स जस्ट अ डिस्क्लोजर। एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड on capital account and not provided for 1,50,000. It has been assumed that the company had given this contract for purchase of machinery. ऐसा assumption उन्होंने किया है कि ये purchase of machinery का contract incomplete है, तो उन्होंने अगर ये complete हुआ तो liability बन जाएगी। हमारा assumption था कि हमें कुछ contract मिला है जिसका इंस्टॉलेशन बाकी है, जो करने के बाद अमाउंट रिसीवेबल हो जाएगी। ओके, इसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेस ऑफ मशीनरी लिया तो अमाउंट पेएबल हो जाएगी कंफर्मेशन के बाद, एंड हमने जो एजम्पशन लिया था उससे अमाउंट रिसीवेबल होगी, बट अभी वो रिसीवेबल भी नहीं है, पेएबल भी नहीं है। एंड ये पायोनियर लिमिटेड क्या करती है वो दिया ही नहीं है ना उन्होंने, तो समझ में ही नहीं आ रहा दैट कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर वॉट, मतलब मशीनरी इंस्टॉलेशन हमारे लिए चल रहा है या हमें किसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, सो ये सिर्फ आपको नोट में लिखना है। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज में दिया है क्या उन्होंने, क्या वहां पर भी नहीं दिया है? हाँ, इट्स लाइक कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, या अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ तो ये पेएबल आ जाएगा ना अमाउंट, कंप्लीट हुआ तो। सो आप इतना नोट लिखने की जगह ये सारे नोट्स हो गए आपके 9 नोट्स के नीचे आप लिख सकते हो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी 1,50,000 एंड ब्रैकेट में लिखो एज इट इज इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो जो एग्जाम में लिखना है वो अभी लिखो, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी ₹1,50,000 ऐसे लिख के रखो आपके मॉड्यूल में, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी ₹1,50,000 एंड ब्रैकेट में एक्सप्लेन करनी है आपको लायबिलिटी तो करो,
लायबिलिटी फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी, करेक्ट. कल 2 और 3 आपने सॉल्व किया ना नोटबुक में, आज 4 और 5 करना है. ओके, अभी हम बड़ा ब्रेक ले रहे हैं 10 मिनट का, सर आने तक फिर करेंगे कंटिन्यू. ब्रेक सर आने तक नहीं है, ब्रेक 10 मिनट का है. एंड 10 मिनट के बाद सर आने तक हम सॉल्व करते रहेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन जितने होंगे उतने. जिनको 10 मिनट का ब्रेक नहीं चाहिए उनको भी 10 मिनट का ब्रेक लेना है. फिर चलो इलस्ट्रेशन 6. क्वेश्चन लास्ट लाइन में है क्या? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डेल्टा लिमिटेड्स बैलेंस शीट as at 31st March 2002 and statement of P&L with notes to accounts for the year ended 31st March 2002 as per schedule 3. Ignore previous year figures and taxation. Following is the trial balance of Delta Limited as on 31st March 2002. Land at cost, ये rupees in 1000 है. Land at cost, PPE, calls in arrears, deduct from share capital, cash in hand, cash and cash equivalent, प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट, पीपीई, ट्रेड रिसीवेबल्स, करंट एसेट्स, इन्वेंट्री क्लोजिंग वाली है ये. सो एक एसेट साइड को जाएगा. एक ही इफेक्ट देते हैं ना ट्रायल बैलेंस में है तो. क्लोजिंग वाली है क्या? कैश एट बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एडजस्टेड परचेसेस, purchase of stock in trade, factory expense, administrative selling, other expense, debenture interest, finance cost, equity share capital, shares of rupees 10 share capital, 10% debentures, long term borrowing, general reserve surplus, P&L का opening balance, securities premium, sales, revenue from operations, trade payables, current liabilities, provision for depreciation, less from PP, suspense account. Abhi notes, the authorized share capital of the company is 80,000 shares of rupees 10 each. नोट 1 में जाएगा ये. सो एक काम करो, शेयर कैपिटल किधर है? इधर रोमन 1 लिखो उनके जैसा स्मॉल में. उनके जैसा लिखा ना. द कंपनी रिवैल्यूड लैंड एट 9,60,000. लैंड कितनी है? लैंड के सामने रोमन 2. लैंड पहले 8 लाख थी, वो 9,60,000 हो गई, मतलब 160 से बढ़ गई. रोमन 2 लिखा है इधर, 2 इफेक्ट. करेक्ट. रिवैल्यूएशन रिजर्व में 1,60,000 जाएगा जो रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर जाता है. एंड लैंड कितने पे दिखेगी? पीपीई में. हाँ, लैंड दिखेगी. फिर ऐड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 160, 800 में वो ऐड करोगे एंड आउटर कॉलम 960. ये पीपीई के नोट में करना है ना. ये देखो, लैंड ओपनिंग 800, रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट 160, क्लोजिंग 960. एंड रिजर्व सरप्लस के नोट में ये रिवैल्यूएशन रिजर्व 160. ठीक है. रोमन 3 एडजस्टमेंट बताओ. हाँ, वो ब्रैकेट में लिखना है ना. आउट ऑफ द अबाउ 50,000 शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, वो रुपीज लिखा है वहाँ पर. नंबर ऑफ शेयर्स देखो 5,000 है, 10 रुपए का एक है ना. सो एक काम करो, रोमन 3 भी लिख दो उसके सामने. रोमन 1 भी इसका ही है, रोमन 3 भी इसका ही है, एंड रोमन 2 लैंड का है. ठीक है. 11th में आप स्टार मार्क करते थे ना ऐसे, तो इंस्टेड ऑफ दैट
नंबर ये बताओ अभी. हे कसं काय रिपीटेटिव्ह इलस्ट्रेशन आहे. सगळं सेम आहे. असं कोणी ॲबसेंट असेल तर त्याचं बुडणार नाही ना कन्सेप्ट. हाँ क्लासला न येणाऱ्यांची काळजी आहे. इलस्ट्रेशन 2 सेम है और 6 भी यही है. ओके सेम एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम. उसमें सिर्फ अमाउंट्स अलग थे. सो सस्पेंस अकाउंट में देखो दिख रहा है ना क्रेडिट बैलेंस 10 एंड यहाँ के 3 zeros लगा के 10,000. Suspense account of 10,000 represents cash received from the sale of some of the machinery on 1st April. So sale 1st April को ही हुआ है day 1 को. So cash account debit to suspense account ऐसे एंट्री की है उन्होंने 10,000 की, इसलिए suspense account का credit balance दिख रहा है. The cost of the machinery was 24,000 and accumulated depreciation thereon being 20,000. So WDV is 4,000. Correct? सेल किया 10,000 को, प्रॉफिट हुआ 6,000 का. द बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी गिवन इन ट्रायल बैलेंस इज बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ सेल ऑफ मशीनरी. ये एक लाइन नहीं था सिर्फ उस इलस्ट्रेशन में. सो उन्होंने एंट्री क्या की है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्चुअल. अभी इसको रेक्टिफाई करो, रेक्टिफिकेशन एंट्री. सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10,000 टू मशीनरी अकाउंट 4,000 टू प्रॉफिट ऑन सेल या टू P&L 6,000. ओके हमें एंट्रीज नहीं करने हैं बट फाइनल अकाउंट्स में इफेक्ट्स देने हैं. तो सस्पेंस अकाउंट गया जाना चाहिए आपका, वो डेबिट हो गया तो वो बैलेंस 0 हो गया. ओके बैंक को ऑलरेडी उन्होंने डेबिट दे दिया है 10,000 का, तो ये 10,000 गया है उस बैंक बैलेंस जो आया है ना ट्रायल बैलेंस में, उसमें वो 10,000 है ऑलरेडी. तो उसका कुछ मत करो. फिर आप क्या करोगे, करे ऐड या लेस, लेस क्रेडिट किया है ना, एंड P&L अदर इनकम में जाएगा ना. अदर इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में नहीं, बट आपको P&L करना है क्या, हाँ करना है. सो P&L में अदर इनकम में ये जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 6. ठीक है. एंड PPE में कैसे जाएगा, करे PPE में कॉस्ट से 24,000 माइनस करना है एंड डेप्रीसिएशन से 20 माइनस करना है. प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन कितना है देखो क्वेश्चन में 150. हाँ इसमें से ये 20 माइनस करोगे एंड ड्यूरिंग द ईयर का 10% ऑन कॉस्ट जो भी आ जाएगा अमाउंट वो ऐड करोगे. ठीक है. सो देखो आपको डायरेक्टली लेस करते वक्त कैसे 4,000 नहीं लेस करना है, कॉस्ट से 24,000 लेस करोगे एंड प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन से 20,000 लेस करोगे. कॉस्ट कितनी है आपके PPE की 824. 824 से 24 लेस करना है, कॉस्ट टू कॉस्ट. 824 से 24 लेस किया मतलब 800. अभी प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में 150 की प्रोविजन थी ट्रायल बैलेंस में, उसमें से 20 माइनस किया एंड उन्होंने नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको दी थी कि 10% चार्ज करो डेप्रीसिएशन, करंट ईयर का बाकी है. सो 800 रह गया ना अभी आपके पास, 824 माइनस 24. सो इसके ऊपर 10% बताओ 80, वो ऐड किया यहाँ पर. फिर 210 हुआ, फिर आउटर कॉलम में 590 आया मशीनरी का, प्लांट मशीनरी का. उसमें ऐड किया आपने रिवैल्यूड लैंड 960.
फिर टोटल 1550 पीपीई की आ गई। डेप्रीसिएशन का एक इफेक्ट यहाँ पर हो गया, इधर ऐड किया, एंड दूसरा 80 का दूसरा इफेक्ट, हाँ, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस P&L डेबिट में, ठीक है। एंड इसके क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे, सस्पेंस अकाउंट के अदर इनकम प्रॉफिट 6000, एंड वो 4000 डायरेक्टली माइनस नहीं करना है, कॉस्ट से 24, डेप्रीसिएशन से 20000, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन से 20000, ठीक है। एंड बैंक में आप ऐड करोगे क्या 10000 बैंक बैलेंस में, वो ऑलरेडी ॲडेड आहे, और मत ॲड करो, एकदाच आले की नाही आपल्या 10,000, दोनदा नहीं आले, सो अकाउंटिंग भी एक ही बार करना है। ओके 6 बता सकते हो अभी आप, ये 5000 अदर बैंक्स में लिखना है एंड बाकी का शेड्यूल बैंक। टोटल कितना है बैंक बैलेंस, ये 28 में से 5 विथ अदर बैंक्स एंड 23 शेड्यूल बैंक। यहाँ पर देखो 23 कैश एट बैंक विथ शेड्यूल बैंक, एंड ये जो 5 है विथ अदर्स ABC बैंक लिमिटेड, नाम मेंशन करना पड़ेगा बैंक का अगर दिया है क्वेश्चन में तो। मेक प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 30%। सो दो इफेक्ट्स, जो नेट प्रॉफिट आएगा आपका 546 पे आ गए, 546 का करो 30%, 163.80, ये माइनस करके दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दूसरा इफेक्ट ये P&L का एक हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स का, दूसरा करेक्ट, वेरी गुड, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ऑलरेडी प्रोविजन है क्या कुछ प्रोविजन फॉर टैक्स ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग, सो यही है फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स 163.80। ओके, शॉर्ट टर्म प्रोविजन बैलेंस शीट में किधर जाता है, करंट लायबिलिटीज के अंडर, करंट लायबिलिटीज के अंडर शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट ट्रेड रिसीवेबल्स, अगेन सिद्धांत। ये बाकी लोगों को ही आएगा शायद, एनेक्सर में देखा था हमने ये, हाँ हाँ, वो टेबल तो नोट वाला है, ये बैलेंस शीट में ही दिखाना है या नोट में दिखाना है, नोट में ही दिखाना है ना ये, हाँ टेबल वाला। एंड ट्रेड पेबल्स का एक था MSME वाला, वो बैलेंस शीट में ही था, हाँ। सो ट्रेड रिसीवेबल्स का बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, नोट्स ट्रेड रिसीवेबल के नोट में जाके देखो क्या किया उन्होंने, 6 नंबर नोट में, डेटर्स आउटस्टैंडिंग फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 6 मंथ्स, मतलब इनसे होप करना छोड़ दो धीरे धीरे। ओके, ये आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ्स में गए, मतलब ये अदर है, मतलब ये लेस देन 6 मंथ्स है, तो आपको रिकवरी करनी है फास्ट, तो किसको कॉलिंग करो बार बार, हाँ 50 वालों को करो कॉलिंग, रिकवरी एजेंट्स लगाओ 50 रिकवरी करने के लिए, क्योंकि वो 6 मंथ से भी ओवरड्यू हो चुके हैं। सो बहुत सारे एडजस्टमेंट्स तो सिर्फ ब्रैकेट ब्रैकेट में लिखने के ही है, ये भी सिर्फ लिखना है सेंटेंस, इधर का भी एक था, ये भी सेंटेंस लिखना है सिर्फ इसका, ये भी सेंटेंस ही लिखना है। ओके, तो बट कैसे है, वो लॉ है, शेड्यूल में लिखा है ना ऐसे करने के लिए, तो ये सेंटेंसेस को एक एक मार्क है। सो ऐसे बाइफर्केशन नहीं दिखा है ट्रेड रिसीवेबल्स का, तो मार्क्स जाने वाले हैं 120 में से 50 अलग एंड 70 अलग,
तो वो बाइफर्केशन दिखाने के लिए 1 मार्क है। ये हाइपोथिकेशन अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ प्लांट मशीनरी, ये लिखने के लिए 1 मार्क है। आउट ऑफ द अबाउ दीज शेयर्स आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये लिखने के लिए 1 मार्क है। ये शेड्यूल अनशेड्यूल लिखने के लिए 1 मार्क है। सो जिसको ये पता ही नहीं है की ह्याचं काय करायचं आहे मॅम, तो मतलब आपको शेड्यूल 3 नहीं आ रहा है, करेक्ट। सो हम शेड्यूल 3 सीख रहे हैं, हम फाइनल अकाउंट्स नहीं सीख रहे 11 का कि चलो आउटस्टैंडिंग वेजेस के 2 इफेक्ट्स बताओ, डेप्रिसिएशन के 2 इफेक्ट्स बताओ, ये नहीं सीख रहे, वो हो गया सीख के आपका। अभी शेड्यूल 3 के जो माइनर पॉइंट्स है वो आपको आ रहे हैं या नहीं, ये अभी ऐसे है तो इसका क्या करना है, तो जिसको शेड्यूल 3 पता है वही बता पाएगा क्या करना है। नहीं तो फाइनल अकाउंट्स के लिए तो इसके 2 इफेक्ट्स कुछ है ही नहीं, करेक्ट। फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट्स के लिए आप क्या बोलते हो मैम, 2 इफेक्ट्स आते हैं हर एडजस्टमेंट के, एंड ट्रायल बैलेंस का 1। तो इधर हम फाइनल अकाउंट्स नहीं सीख रहे, हम शेड्यूल 3 सीख रहे। सो हमेशा 2 इफेक्ट्स आएंगे क्या, नहीं। सो इलस्ट्रेशंस के तो सारे हो गए हैं। सो आपको आज घर पे 3, 4, 5, 6 सॉल्व करना है, तने 1 to 6 सॉल्व करना है। ओके, कल का होमवर्क प्लस आज का। ओके, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं पहले गो थ्रू करती हूँ, अगर मुझे लगा आप कर सकते हो तो मैं आने तक करो, लेक्चर को आने तक यहाँ पर, एंड देन स्टार्ट करेंगे। कल फ्राइडे है ना, 8। हाँ, ओके, चलो बाय बाय।